चलिए बढ़ते आगे। दिल्ली में चल रहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसके निर्माण कार्य पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है, साथ ही याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य रहेगा जारी। निर्माण कार्य पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया जुर्माना। दिल्ली में सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य जारी रहेगा। निर्माण कार्य पर रोक लगाने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने याचिका लगाने वाले पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। उन्होंने ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की है। पहले तो कोर्ट ने कहा ये मोटिवेटेड है, और ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात नहीं है, मोटिवेटेड है। एंड दे हैव अवॉर्डेड कॉस्ट ऑल्सो 1 लाख रुपए का। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मंशा पर भी सवाल खड़ा किया और कहा कि इस प्रोजेक्ट को जबरन रोकने के लिए याचिका लगाई गई थी। कोर्ट ने कहा कि लोगों की रुचि इस प्रोजेक्ट में है और ये एक राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट है। कई महीनों से एक फॉल्स नैरेटिव, सरेआम झूठ, मतलब जो फैक्चुअल, जिन चीजों का फैक्चुअल बेसिस ही नहीं है, वो मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल क्लास अगर इन चीजों की बात करे तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए, पर बाकी लोग ऐसे पब्लिक डिस्कोर्स में। दरअसल अनुवादक अन्या मल्होत्रा और इतिहासकार और वृत्तचित्र फिल्म निर्माता सुहेल हाशमी ने संयुक्त याचिका देकर निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की थी। इस याचिका में दिल्ली में कंस्ट्रक्शन गतिविधि पर रोक के बावजूद काम जारी रखने के सवाल उठाए गए थे। साथ ही वहां काम कर रहे लोगों में कोरोना संक्रमण फैलने के खतरे का अंदेशा भी जताया गया था। लेकिन कोर्ट ने कहा कि निर्माण स्थल पर सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, इसलिए कोर्ट के पास कोई कारण नहीं है कि वो इस प्रोजेक्ट को रोक दे। क्या चाहते हैं कि अगर हमारे सामने एक चैलेंज आया, फर्स्ट वेव, वी ब्रेव दैट चैलेंज विद ग्रेट करेज, और दूसरा भी क्या करें, हम ये काम बंद कर दें कि जो हमारे भाई हैं वहां पे, बहन भाई हैं जो उस पे काम कर रहे हैं, दे शुड बी विदाउट वर्क। बता दें कि 22 लाख वर्ग फीट भूभाग पर सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नए संसद भवन और सचिवालय समेत अन्य इमारतों का निर्माण होना है। इस परियोजना पर खर्च करीब 1300 करोड़ रुपए आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बात करते हैं बाबा रामदेव के एलोपैथ पर दिए बयान की। इस पर बवाल मचने के बाद बाबा रामदेव ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में खेद जताया और आईएमए से इस विवाद को खत्म करने की अपील की। वहीं बाबा के बयान पर बीजेपी और कांग्रेस की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ की लड़ाई, मरुधरा में भी सियासत गरमाई। बाबा के बोल पर बवाल, बाबा के बयान पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। देखो अमीश भाई, मैंने पहले ही बोला आपको कि ये बयान मैंने खुद का नहीं दिया, एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहा था, मैंने बयान वापस भी ले लिया, खेद भी व्यक्त कर दिया है। और मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं, इस कोरोना की वैश्विक महामारी में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर के दूसरों की जान बचाई, उन डॉक्टर, उन नर्सेज, उन सफाई कर्मचारी, उन ऑक्सीजन भेजने वाले उन गाड़ियों के ड्राइवर्स, उन सारे हेल्थ वर्कर्स के प्रति मैं नमन और कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम निवेदन करता हूं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के मंच पर बाबा रामदेव बेबाक दिखे, खुलकर बोले, अपना पक्ष रखा, अपने दिए बयान पर माफी भी मांगी। लेकिन बावजूद इसके आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी की लड़ाई अभी जारी है और इसे लेकर मरुधरा की सियासत में उबाल है। कांग्रेस ने जहां पूरे विवाद को ही जानबूझकर उठाया गया मुद्दा करार दिया है, तो बीजेपी खुलकर बाबा रामदेव के साथ तो नहीं, लेकिन कह रही है कुछ लोग बेवजह भ्रम फैला रहे हैं। तो पूरे देश में एक आक्रोश फैल गया इनके खिलाफ
तो बाबा रामदेव को, जैसे उन्होंने पहले यूपीए सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों का प्रयोग किया था जिसमें बाबा रामदेव भी थे, वही बाबा रामदेव जब पेट्रोल 50 रुपये डीजल था और जब क्रूड ऑयल का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 150 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल था, उस वक्त हम 50 भी दे रहे तो चिल्ला रहे थे, रात 100 के पार हो गए तो वो चुप बैठे। तो ये ध्यान भटकाने के लिए और मोदी जी की इमेज खराब नहीं हो, मोदी जी के खिलाफ आक्रोश कम हो, इसके लिए जानबूझ करके साजिश तौर पर बाबा को इस मुद्दे पे लाया गया है, जिससे ये बहस दूसरी छिड़ जाए और इस बात पे चर्चा ही नहीं होगी मैं कोरोना संक्रमण रोकने में मोदी सरकार फेल होगी। मैं समझता हूं ये भ्रम फैलाने का षड्यंत्र है। ये हमारी योगासन, प्राणायाम, आयुर्वेद पद्धति पुरानी परंपरा से, यानी हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दी हुई पद्धति है। यानी जब से सृष्टि का निर्माण हुआ होगा तब से भगवान ने हमारे साथ योग, प्राणायाम और आयुर्वेद पद्धति को भेजा होगा। उसके साथ साथ साइंस ने प्रोग्रेस की और जब क्रिटिकल स्थिति में रोगी आ जाता है जिसको ऑपरेशन कराने की आवश्यकता होती है, यदि ऑपरेशन किए बिना इलाज नहीं हो सकता तो फिर एलोपैथिक ठीक है। इसमें दोनों तीनों पद्धतियों में कोई एक दूसरे से कोई झगड़ा नहीं है। बाबा रामदेव के बयान पर सियासत तो गर्म है ही, आयुर्वेद और एलोपैथी विज्ञान भी आमने सामने है। हिंदुस्तान के 1200 से अधिक दिवंगत डॉक्टर्स ने करोड़ों लोगों की जान बचाई है। आपने उनकी आत्माओं को, उन दिवंगतों के परिवार को ठेस पहुंचाई है। आपको माफी मांगनी उनसे मांगिए। हिंदुस्तान के लाखों डॉक्टरों ने करोड़ों लोगों की जान बचाई है, जिनकी जान नहीं बचा पाए हमें बहुत दुख है। बाबा आप कह रहे हैं आपके पास 500 वैज्ञानिक है, आपने कोरोनिल का ट्राई किया। अरे बाबा उन 500 वैज्ञानिकों को आप देश से कोरोना मुक्ति के लिए लगाते और उस जंग में आप स्वयं आते, अस्पताल घूमते तो आपको पता लगता है कि कोरोना से जंग कैसे लड़ी जाती है। बाबा आप बार बार अनिल आरोप लगा रहे, हम किसी पैथी के खिलाफ नहीं है। आईएमए के कुछ लोग एलोपैथ को सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानकर आयुर्वेद का स्थान नगण्य करना चाहते हैं, इसके हम पक्ष में नहीं है। जिस तरह से कोरोनिल का ट्रायल स्वामी रामदेव के द्वारा कहा गया कि वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है, तो फिर उनको क्यों नहीं अनुमति दी गई। और मैं ये पूछना चाहता हूँ आईएमए के लोगों को कि अब तक जो कोरोना की बीमारी में विभिन्न एलोपैथी की दवाइयाँ प्रयोग की है, क्या उन पर कितना ट्रायल हुआ, कितनी बार ट्रायल हुआ, किस आधार पर प्रयोग की गई। यदि उन पर ट्रायल नहीं हुआ तो क्यों प्रयोग की गई। और आयुर्वेद की दवाई को प्रयोग करने के लिए एविडेंस मांगते हैं। एविडेंस हमारे शास्त्रों में खूब है। अब भले ही बाबा रामदेव माफी मांग चुके हों, लेकिन आईएमए के रुख से तो लगता नहीं कि ये इतना आसान है, क्योंकि आईएमए ने इस बयान के खिलाफ विरोध जताने का फैसला किया है, तो मामला कोर्ट में भी पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और वैक्सीन को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच की तकरार तेज हो रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने वैक्सीनेशन पर केंद्र की नीति को कटघरे में खड़ा किया। का मतलब कि केंद्र सरकार शुरू से लेकर के वैक्सीन फ्री देना हो, चाहे वैक्सीनेशन के लगाने की पॉलिसी हो, चाहे एज का निर्धारण हो। क्या राजस्थान पैसे देने को तैयार है 3000 करोड़, उसके बावजूद भी केंद्र की सरकार सहायता करके हमको वैक्सीन दिलाने में कामयाब रही। ये सारी की सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। यहां के 25 सांसद, यहां के नेता प्रतिपक्ष, तमाम लोग प्रदेश के लोगों को वैक्सीन लगाने के मुद्दे के ऊपर केंद्र सरकार को समझाने में, उनसे वैक्सीन लेने में नाकाम रहे। 7 साल का जश्न मना रहे हैं। मैं कहता हूं उनको चलू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। 25 में से 25 सांसद लेने के बावजूद एनडीए की केंद्र की सरकार ने धोखा किया है। और जो हमारे यहां के 25 के 25 एमपी जो एक तरीके से
अपने राज्य के हित के लिए आवाज उठाने लायक भी नहीं रहे, मैं समझता हूं ऐसे में कांग्रेस पार्टी का यह धर्म बढ़ता है, हमारे संगठन का यह धर्म बढ़ता है कि हमारे प्रदेश के लोगों की जान बचाने के लिए जो हमारी राज्य सरकार शानदार तरीके से मैनेजमेंट कर रही है, उसके साथ साथ हम केंद्र के ऊपर दबाव बनाएं और उनको मजबूर करें कि आप हमको चाहे फ्री में दें, चाहे पैसे लेकर के दें, हमारे प्रदेश के लोगों की जान बचाने के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराएं, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। रुकते हैं ब्रेक के लिए। शुरू हो गई है, लेकिन इस बार अनलॉक प्रक्रिया में कोरोना टीका को भी कोरोना गाइडलाइंस में आधार बनाया गया है। मतलब ये कि कोरोना टीका अब जरूरी ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है। अनलॉक में 3 दिन का अल्टीमेटम, दुकानदारों को कोरोना टीका अनिवार्य, क्योंकि टीका है संजीवनी। लगवाया क्या? मध्य प्रदेश में लंबे लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन इस बार अनलॉक प्रक्रिया में कोरोना टीका को इस तरह से शामिल किया गया है कि लोग न केवल कोरोना टीके को लेकर उत्साहित और जागरूक हों, बल्कि 45 साल के ऊपर आयु वाले दुकानदारों का टीकाकरण भी जल्द से जल्द पूरा हो सके। दुकानदारों को 3 दिन का समय मिलेगा। मालिक और स्टाफ को टीका लगवाना होगा। टीके के प्रमाण पर ही दुकान खोलने की इजाजत होगी। बगैर टीका लिए दुकान खोलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। अपने 40+ से ऊपर जो भी कर्मचारी या मालिक खुद हैं, उनको जो है वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य है। अगर 3 दिन के बाद अगर उनके यहाँ वैक्सीनेशन नहीं हुआ किसी कर्मचारी का या मालिक का, तो फिर हम दुकान उनकी बंद करा देंगे, सील कर देंगे। मतलब साफ है कि जब टीका लगवाइएगा तभी व्यापार कर पाइएगा। कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब तक लोगों को 21 करोड़ 18 लाख से ज्यादा कोरोना टीके की डोज दी जा चुकी है। केंद्र सरकार के मुताबिक जून माह में कोरोना टीके के 12 करोड़ डोज उपलब्ध होंगे। इसलिए जब सरकार निभा रही है अपना कर्म, तो आप भी निभाइए अपना धर्म। कोरोना टीका है संजीवनी, जरूर लगवाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।